से। ठीक है, तो आज जो है हमने बेसिकली अपने ऑसिलेशन को कोशिश करके ख़त्म कर लेना है। और इंशाल्लाह जब हम लोग इसे ख़त्म कर लेंगे तो फिर इसके थोड़े से पास्ट पेपर्स की तरफ भी मूव करते हैं। तो लास्ट क्लास के अंदर हमने क्या किया था? तो लास्ट क्लास के अंदर हमने सबसे पहले तो एक पेंडुलम को डिस्कस किया था। ठीक है, और हमने पेंडुलम की चीज़ों को डिस्कस करा था, और पेंडुलम को डिस्कस करने के बाद हमने मुख्तलिफ सिचुएशन से इसको डिस्कस की थी बेसिकली कि किस इंस्टेंट के ऊपर जो है आपका डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम होती है, किस इंस्टेंट पे एक्सेलरेशन मैक्सिमम होती है, और किन इंस्टेंसेस पे काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होती है। और फिर हमने एक पर्टिकुलर जो है ऑसिलेशन को कंसिडर किया था। और उस ऑसिलेशन के अंदर हमने ये चीज़ कंसिडर की थी कि ठीक है, इस ऑसिलेशन के अंदर हमने ये चीज़ कंसिडर की थी कि बेसिकली हमारा जो ऑसिलेटर है या जो हमारा पेंडुलम है वो ओ से ए मूव कर रहा है, फिर ओ से बी, ओ से ए मूव कर रहा है, फिर ए से ओ मूव कर रहा है, फिर ओ से बी मूव कर रहा है, फिर देन बी से ओ मूव कर रहा है। तो ये हमने पर्टिकुलरली सिचुएशन को डिस्कस किया था और इसके मुख्तलिफ ग्राफ्स वगैरह भी बनाए थे। काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के ग्राफ को भी बनाया था, और साथ साथ हमने जो है टोटल एनर्जी वाली चीज़ को भी डिस्कस किया था। साथ साथ हमने इक्वेशन ऑफ मोशन जो है, इक्वेशन ऑफ मोशन, सॉरी मैंने मुंह से निकल गया, बेसिकली सिंपल हार्मोनिक मोशन की इक्वेशन को हमने डिस्कस किया था कि सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या होती है। प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को जो हमने हटाया था तो हमने एक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस किया, और उस कांस्टेंट का नाम हमने बोला था कि भाई ये हमारा क्या होता है, ये हमारा जो है एंगुलर फ्रीक्वेंसी होती है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एंगुलर वेलोसिटी, सॉरी। तो उसके अलावा जो है हमने ग्राफ्स को डिस्कस किया था। ग्राफ्स के बाद मैक्सिमम एक्सेलरेशन वाली बात को डिस्कस किया था कि किस तरीके से आप मैक्सिमम एक्सेलरेशन को कैलकुलेट कर सकते हो। सो आज हमने क्या करना है बेसिकली, तो आज हमने कोशिश करके जो है डिफरेंट और चीज़ों को डिस्कस करेंगे अभी। सबसे पहले मैं इसको दो पोर्शंस के अंदर डिवाइड कर दूं। ठीक है, हमने दो पोर्शंस के अंदर इसको डिवाइड कर दिया, एंड देन लेट्स गो विद इट। ठीक है, सबसे पहले जो है हम लोग कुछ चीज़ों को डिस्कस करना चाहते हैं। सबसे पहले जो चीज़ डिस्कस करना चाहते हैं वो है हम लोग वेलोसिटी के रिस्पेक्ट से, कि मिसाल के तौर पे अगर मुझे एक डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ अवेलेबल है। ठीक है, अब मुझे एक डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ अवेलेबल है, जैसे कि मिसाल के तौर पे यहाँ पे जैसे अवेलेबल होता है, ये रहा आपका। ठीक है, अब ये एक डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ मेरे पास अवेलेबल है, और मैं चाहता हूँ कि कोई भी इंस्टेंट जो भी मुझे मिले ना, उस इंस्टेंट के ऊपर मैं उस पेंडुलम की वेलोसिटी को कैलकुलेट कर सकूँ। ठीक है, तो मैं चाहता हूँ मैं एक कोई भी इंस्टेंट हो, चाहे वो 1 सेकंड हो, 2 सेकंड हो, 3 सेकंड हो, 4 सेकंड हो, 5 सेकंड हो, कोई भी हो, मैं अपना आराम से उसकी वेलोसिटी क्या कर सकूं, कैलकुलेट कर सकूं, मुझे कोई प्रॉब्लम ना हो। तो उस पर्टिकुलर चीज़ के लिए वेलोसिटी को कैलकुलेट करने के लिए तो हम एक पर्टिकुलरली एक फार्मूला इस्तेमाल करते हैं, और वो फार्मूला होता है आपका v इज इक्वल्स टू प्लस माइनस ओमेगा अंडर रूट एक्स नॉट स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो इस बेसिकली इस फॉर्मूला को मतलब क्या है, हमारा एक्स नॉट तो बेसिकली हमारा एम्पलीट्यूड है। आपको पता है अच्छे से कि भाई एक्स नॉट जो होता है वो हमारा क्या होता है, एम्पलीट्यूड होता है। ठीक है, तो ये हमारा एम्पलीट्यूड हो जाएगा, हम इसको लेबल भी कर देते हैं, इट्स आवर एम्पलीट्यूड। और ये जो चीज़ है ये क्या है, ये फिर हमारा जो है डिस्प्लेसमेंट है। ये हमारी चीज़ क्या हो जाएगी, हमारी चीज़ डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी। तो बेसिकली एम्पलीट्यूड में से डिस्प्लेसमेंट को माइनस करेंगे। लेट्स से मिसाल के तौर पे अगर मैं चाहता हूँ इस पर्टिकुलर इंस्टेंट के ऊपर मैं निकालूं कि कितनी वेलोसिटी है, तो मुझे क्या चाहिए, मुझे इस पर्टिकुलर इंस्टेंट की डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू चाहिए। अगर मुझे इस पर्टिकुलर इंस्टेंट की डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू होगी मेरे पास मौजूद, तो मैं क्या करूंगा, उसको यहाँ पे डालूंगा, और यहाँ पे अपना एम्पलीट्यूड डालूंगा। एम्पलीट्यूड कहाँ से निकलेगा, ये जो चीज़ है ये हमारा एक्स नॉट यानी एम्पलीट्यूड होता है। और फिर हम ओमेगा की वैल्यू डालेंगे, 2 पाई एफ होता है। अगर इन केस ओमेगा की वैल्यू अवेलेबल नहीं है हमारे पास, जैसे कभी कभार ऐसा होता है कि ओमेगा की वैल्यू ही अवेलेबल नहीं होती, तो आपके जहन में ये बात क्लियर होनी चाहिए कि जो आपका ओमेगा है वो बराबर होता है 2 पाई एफ के, और या फिर वो बराबर होता है 2 पाई अपॉन टी के, where t is the time period of a single oscillation। ठीक है,
तो आपने ये बात ध्यान में रखनी है, ठीक है। तो ये चीज आपकी ओमेगा होती है। अब ओमेगा की वैल्यू डाल दी, एक्स नॉट की वैल्यू डाल दी और एक्स की वैल्यू डालेंगे आप, तो आपके पास बेसिकली दो वेलोसिटीज, एक प्लस की एक माइनस की निकल के आ जाएगी। सुमैया, दरवाजा बंद कर दें प्लीज। तो आपके पास दोनों वेलोसिटीज निकल के आ जाएंगी, एक प्लस की और एक माइनस की। तो जाहिर है हम देखेंगे कि भाई कौन सी वेलोसिटी है, प्लस की लेनी है माइनस की लेनी है, वो डिपेंड करता है पर्टिकुलर सिचुएशन के ऊपर कि किस सिचुएशन के ऊपर रहती है वो वेलोसिटी। अब मिसाल के तौर पे इसको मैं मजीद एक्सटेंड करूंगा और हम फाइंड आउट करना चाह रहे हैं मैक्सिमम वेलोसिटी। ठीक है, हम क्या फाइंड आउट करना चाह रहे हैं? मैक्सिमम वेलोसिटी को फाइंड आउट करना चाहते हैं। तो मैक्सिमम वेलोसिटी को फाइंड आउट करने के लिए हम बेसिकली ये जो ऊपर वाला फॉर्मूला है इसी को यूटिलाइज करेंगे, लेकिन अब इस फॉर्मूले को थोड़ा मोल्ड कर सकते हैं। कैसे? मिसाल के तौर पे हमें पता है कि भाई मैक्सिमम वेलोसिटी या एट एट डिस्प्लेसमेंट इक्वल्स टू जीरो। जब हमारी डिस्प्लेसमेंट जो होती है, यानी डिस्प्लेसमेंट क्या है, हमारी जो एक्स है, जब वो जीरो होती है, सो वेलोसिटी बिकम्स मैक्सिमम। सो वेलोसिटी इज मैक्सिमम। तो हमें पता है कि उसके ऊपर वेलोसिटी जो होती है वो हमारी क्या होती है, वो हमारी मैक्सिमम होती है। तो अब हम क्या कर सकते हैं, हम बेसिकली जो हमने ऊपर फॉर्मूला लिखा है, दैट इज v इज इक्वल्स टू प्लस माइनस ओमेगा अंडर रूट, ठीक है, प्लस माइनस ओमेगा अंडर रूट एक्स नॉट स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो अब यहाँ पे आप जो है x की जगह क्या डाल सकते हैं, जीरो डाल सकते हैं। तो बेसिकली जब आप इसके अंदर जीरो डालेंगे तो वेलोसिटी जो होगी वो आपके पास क्या हो जाएगी, तो एक्स नॉट का स्क्वायर माइनस जीरो स्क्वायर, तो आंसर जीरो ही होगा। तो आपके पास जो फॉर्मूला बनेगा अब वो बन जाएगा प्लस माइनस ओमेगा अंडर रूट एक्स नॉट स्क्वायर, और आप टू स्क्वायर से इसका जो है ये रूट काट सकते हैं। तो अल्टीमेटली जो फाइनल फॉर्मूला अब आपके पास रह जाएगा मैक्सिमम वेलोसिटी यानी वी नॉट का, दैट विल बी इक्वल्स टू प्लस माइनस अंडर ओमेगा एक्स नॉट। तो आप ये इस फॉर्मूले को इस्तेमाल करके अपने सिंपल हार्मोनिक मोशन की मैक्सिमम वेलोसिटी को आराम से क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं विदाउट एनी प्रॉब्लम। ठीक है, अब यहाँ पे मैं लेबल भी कर दूं, एक्स नॉट इज व्हाट, एम्पलीट्यूड है आपका, या मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट आप इसे बोल सकते हैं। ठीक है, और वी नॉट आपका क्या है, वी नॉट आपकी बेसिकली वेलोसिटी है, और कौन सी वेलोसिटी है, मैक्सिमम वेलोसिटी। तो इस फॉर्मूले को इस्तेमाल करके आप इस तरह से निकाल सकते हैं। सो अगर यहाँ तक कोई पहले कोई इशू हो तो पहले डिस्कस करो, उसके बाद हम आगे चलेंगे, क्योंकि आगे की चीजें सारी इन चीजों से कनेक्टेड है। हाँ हनान, एनी क्वेश्चंस रिलेटेड टू इट, या फिर आमना आपके ध्यान में कोई क्वेश्चन हो तो पूछ ले प्लीज। नहीं समझ आ गया। नो सर, नो क्वेश्चन। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। अब अगली जो चीज है, अब मेरे पास मैक्सिमम वेलोसिटी आ गई है ना, अब मैं काइनेटिक एनर्जी निकालना चाहता हूँ कि भाई काइनेटिक एनर्जी का क्या फॉर्मूला होता है और मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का क्या फॉर्मूला होता है। तो सबसे पहले मैं निकालता हूँ काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला। तो काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है वो जनरलाइज जो फॉर्मूला है, ठीक है, और यहाँ पे एक छोटी सी हेडिंग में डाल देते हैं, काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला होगा, हम बेसिकली अब एनर्जी के सेक्शन में आ गए, और इसमें हम सबसे पहले जिस चीज को डिस्कस करें वो हमारी काइनेटिक एनर्जी है। और काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला हमने पढ़ा है दैट इज हाफ एम वी स्क्वायर। ठीक है, हमने क्या पढ़ा हुआ है, हाफ एम वी स्क्वायर। और आपने v की वैल्यू पढ़ी है कि v जो होता है बेसिकली वो क्या होता है, v आपका होता है इक्वल्स टू प्लस माइनस ओमेगा अंडर रूट एक्स नॉट स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, इन केस चूंकि मुझे वी स्क्वायर की जगह इसको पुट करना है तो मैं दोनों तरफ इसको स्क्वायर कर लेता हूँ, ताकि मुझे वी स्क्वायर की जगह पुट करने में थोड़ा इजी हो जाए। तो मेरा जो अल्टीमेटली वी स्क्वायर हो जाएगा, अब वो बराबर हो जाएगा इज इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर ब्रैकेट में एक्स नॉट का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है,
इस तरीके से बन जाएगा। अब मैं क्या कर सकता हूँ, फिर मेरे पास काइनेटिक, अब ये जो मैंने वी स्क्वायर की वैल्यू निकाली है मैं काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूले में डाल सकता हूँ। ई के इज इक्वल टू हाफ एम, वी स्क्वायर की जगह क्या लिखूंगा, ओमेगा स्क्वायर, और ब्रैकेट ओपन करके लिखूंगा एक्स नॉट स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये आपका किसी भी इंस्टेंट के ऊपर अगर काइनेटिक एनर्जी आपने निकालनी है तो उसके डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू आप डाल दीजिए, उसके एम्पलीट्यूड की वैल्यू डाल दीजिए और आपके पास आराम से काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू आ जाएगी। लेकिन अगर मैं मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी निकालना चाहता हूं तो हम यहां लिख सकते हैं कि फॉर मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, अगर हम मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी निकालना चाहते हैं तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, फिर हमें ये करना पड़ेगा कि वेलोसिटी जो डाले वो आप जो है मैक्सिमम वेलोसिटी डालें। अब जैसे मिसाल के तौर पे ई के इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर होता है ना, तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने पता है कि मैक्सिमम वेलोसिटी की वैल्यू मेरे पास क्या होती है, मैक्सिमम वेलोसिटी की वैल्यू मेरे पास होती है ओमेगा एक्स नॉट। ठीक है, तो मैं यहाँ डालूंगा ओमेगा एक्स नॉट का होल स्क्वायर। तो अब मेरे पास जो वैल्यू आ जाएगी दैट इज हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स नॉट का स्क्वायर, और ये जो मेरे पास अब आई है काइनेटिक एनर्जी, ये मेरे पास मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी आई। ठीक है, तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी निकालने का ये फॉर्मूला होता है। अच्छा जी, अब आपको अच्छे से पता है कि भाई आ, कि मिसाल के तौर पे एट टोटल एनर्जी हमने पढ़ी थी, एक कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा था किसका, टोटल एनर्जी का कॉन्सेप्ट पढ़ा था। अब यहाँ से थोड़ी सी मैं टेक्निकल बात शुरू कर रहा हूँ, तो ज़रा अपने माइंड खोल के रखिएगा यहाँ पे। तो सबसे पहले ये एक लाइन हम लगा लें यहाँ पे। ठीक है, तो टोटल एनर्जी की बातें डिस्कस करना शुरू करते हैं। हम्म, तो टोटल एनर्जी, अब टोटल एनर्जी क्या होती है, टोटल एनर्जी बेसिकली हमने ये पढ़ा था कि टोटल एनर्जी जो होती है वो सम होती है काइनेटिक एनर्जी का और पोटेंशियल एनर्जी का। और हमने ये भी पढ़ा था कि भाई हमारी जो एक्स नॉट के ऊपर होती है आपकी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होती है। ठीक है, यहाँ पे हमने यहाँ पे ये चीज़ पढ़ी थी कि हमारी जो एक्स नॉट है, यानी आपका जब डिस्प्लेसमेंट जो होती है वो क्या होती है, सॉरी हम एक्स नॉट बोल रहा हूँ, जब आपकी डिस्प्लेसमेंट जीरो होती है, यहाँ पे जब डिस्प्लेसमेंट जीरो होती है तब सारी की सारी आपकी काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो आपकी टोटल एनर्जी के क्या होती है, बराबर होती है। तो हम ये बोल सकते हैं व्हेन जो है आपका क्या बोल सकते हैं, हम ये बात बोल सकते हैं कि जब आपकी डिस्प्लेसमेंट जीरो होती है तो आपकी जो काइनेटिक एनर्जी है, जो टोटल काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है, वो आपके किसके बराबर होगी, वो आपकी टोटल एनर्जी के बराबर होगी। ठीक है, तो आप जो है टोटल एनर्जी का फॉर्मूला आप यहाँ पे निकाल सकते हैं कि भाई हमारा जो टोटल एनर्जी है, जो आपकी टोटल एनर्जी है जिसे हम ई टोटल से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वो बराबर है आपकी किस चीज के, ई के मैक्सिमम के बराबर है, यानी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम के बराबर है वो। तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के बराबर होती है। ठीक है, कब, जब जो है वो आपका डिस्प्लेसमेंट जीरो होती है। ठीक है, अच्छा, और इसमें जो है आपकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, फिर आपकी जो पोटेंशियल एनर्जी होती है इस केस के लिए आपकी वो जीरो होती है। ठीक है, अच्छा, एक केस तो हमारा ये हो गया कि जब आपकी सारी की सारी काइनेटिक एनर्जी वो टोटल एनर्जी के बराबर है। लेकिन जब आपकी डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम होती है, यानी यहाँ पे अगर हम देखें जब आपकी डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम है, ठीक है, तब आपकी सारी के सारी जो पोटेंशियल एनर्जी है, ये देखना सारी पोटेंशियल एनर्जी वो किसके बराबर है, वो सारी के सारी आपकी टोटल एनर्जी के बराबर है। तो हम दूसरे इंस्टेंट के ऊपर ये बात भी बोल सकते हैं कि भाई आपकी जो सारी की सारी टोटल एनर्जी है वो आपकी टोटल पोटेंशियल एनर्जी के भी बराबर है। ठीक है,
अब देखो हो क्या रहा है, असल में हो ये रहा है कि काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल में कन्वर्ट हो रही है, पोटेंशियल काइनेटिक में कन्वर्ट हो रही है। जब पोटेंशियल मैक्सिमम हो जाती है काइनेटिक जीरो हो जाती है, जब काइनेटिक जीरो हो जाती है पोटेंशियल मैक्सिमम, तो वो एक दूसरे के अंदर कन्वर्जन चल रही है। ठीक है, तो ये पेंडुलम का यही उसूल होता है और इसी तरीके से पेंडुलम हमारा मूव कर रहा होता है। ठीक है ना। अब आगे की बात को हम डिस्कस करते हैं। तो इस पे हम ये बात बोल सकते हैं इन इन दिस टर्म कि आपकी जो बेसिकली चूंकि हमारी कन्वर्जन ही चल रही है और कुछ भी नहीं चल रहा, तो आपकी जो टोटल एनर्जी है वो आपकी काइनेटिक एनर्जी के मैक्सिमम के बराबर है, और वही आपकी जो टोटल एनर्जी है वही आपकी पोटेंशियल एनर्जी के मैक्सिमम के भी बराबर है। तो इसमें कोई हर्ज नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमें पता है कि पोटेंशियल काइनेटिक के अंदर कन्वर्ट हो रही है और काइनेटिक पोटेंशियल के अंदर कन्वर्ट हो रही है। तो जब वो एक दूसरे के मैक्सिमम पॉइंट्स के ऊपर पहुंचते हैं कि तो सारी की सारी काइनेटिक पोटेंशियल के अंदर कन्वर्ट हो जाती है, और दूसरे इंस्टेंट के ऊपर सारी की सारी पोटेंशियल काइनेटिक के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। तो ये केस हमारा चलता रहता है, ये हमारे पीछे का कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे इस वाले पॉइंट के ऊपर या इस वाले पेज के ऊपर जो राइट की तरफ हमने लिखा हुआ है, अगर कोई क्वेश्चन आपके जहन में तो पहले पूछें, फिर हम आगे चलेंगे, क्योंकि आगे की चीजें वाकई कनेक्टेड है। नहीं समझ आ गया। आगे गुड। जी आमना, एनी क्वेश्चन प्लीज। नो सर। ठीक है, तो हमने ये चीज समझ ली कि भाई टोटल एनर्जी वाली बात हमें क्लियर हो गई है। अब अब मिसाल के तौर पे यार ये इसके मतलब ये हुआ ना कि अगर मैं मिसाल के तौर पे अपना ईपी मैक्सिमम का फॉर्मूला लिखना चाहता हूँ अगर, ठीक है, मैं चाहता हूँ अपना जो है एक ईपी मैक्सिमम का फॉर्मूला लिखूं, तो ईपी मैक्सिमम का जो फॉर्मूला होगा वो मैं कैसे लिखूंगा, वो मैं ऐसे लिखूंगा ईपी मैक्स, ठीक है, क्योंकि वो काइनेटिक एनर्जी के बराबर है, तो जो आपका काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम का फॉर्मूला है वही मेरे ईपी मैक्सिमम का भी फॉर्मूला बन जाएगा। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि दोनों चीजें बराबर हैं तो दोनों के फॉर्मूला भी बराबर होने चाहिए। लेकिन प्रॉब्लम तब आती है, कब आती है प्रॉब्लम, प्रॉब्लम तब आती है जब जो है आपके पास मैक्सिमम का हो तो सेम है, लेकिन अगर मिसाल के तौर पर मैक्सिमम के अलावा अगर कोई इंस्टेंट आ जाए, जैसे कोई और डिस्प्लेसमेंट आ जाए, तब हम पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकालेंगे। उसके लिए हमने जो है जनरलाइज फार्मूला इस्तेमाल करना है। जैसे काइनेटिक एनर्जी का तो जनरलाइज फार्मूला अवेलेबल है ना, इसका इसी तरह से पोटेंशियल का भी हमने एक जनरलाइज फार्मूला बनाना है। वो फार्मूला हम कैसे बनाएंगे, वो हम इस तरह से बनाते हैं। वो फॉर्मूला हमारा तरीकेकार ऐसा होता है कि जो आपका ई टोटल है, यानी टोटल आपकी एनर्जी जो होती है वो आपकी काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होती है। ठीक है, तो अब हम चाहते हैं पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला बनाना एट एनी इंस्टेंट, तो पोटेंशियल एनर्जी बराबर होती है ई टोटल एनर्जी माइनस ई काइनेटिक एनर्जी के। मैंने सिंपली जो यहाँ पे ई काइनेटिक एनर्जी है वो इस तरह मूव कर दिया लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर। जो टोटल एनर्जी का फॉर्मूला है आप लोगों ने एग्री करेंगे कि आपकी टोटल एनर्जी जो बराबर होती है वो हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स नॉट स्क्वायर के बराबर होती है। मुझे बेसिकली इसको ब्रैकेट के अंदर नहीं लिखना चाहिए, तो मैं इसको आउट ऑफ ब्रैकेट ही लिखता हूँ, एक्स नॉट स्क्वायर के बराबर होती है। लेकिन अगर मुझे काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला लिखना है इन एनी अदर टर्म्स के, मतलब कि वो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट के ऊपर ना हो बल्कि वो किसी और इंस्टेंट के ऊपर हो, तो मेरी जो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होगा वो बराबर होगा हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ब्रैकेट ओपन एक्स नॉट स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के। तो अगर यहाँ तक आपकी बात समझ में आ गई तो हम आगे को प्रोसीड करते हैं। आपकी बात समझ में आएगी या आप देखेंगे कि बेसिकली जो आपका यहाँ पे जो चीज़ें सेम है वो क्या चीज़ें सेम है, वो हाफ सेम है, वो आपका बेसिकली ओमेगा एम सेम है, ओमेगा स्क्वायर सेम है। तो मैं क्या कर लेता हूँ, मैं इनको कॉमन लेके बाहर निकाल लेता हूँ, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर को कॉमन लेके बाहर निकाला, तो यहाँ पे मेरे पास बचा एक्स नॉट का स्क्वायर, ठीक है, एक्स नॉट स्क्वायर मेरे पास बचा माइनस, ठीक है, फिर दोबारा एक्स नॉट स्क्वायर माइनस माइनस प्लस, फिर आपका एक्स स्क्वायर आ जाएगा। अब आप बोलेंगे सर ये कैसे किया आपने, तो एक्स नॉट स्क्वायर मैंने यहाँ का लिखा है, माइनस को मैंने इससे मल्टीप्लाई करके माइनस एक्स नॉट स्क्वायर करा है,
और माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करके प्लस बनाया और इसको इससे मल्टीप्लाई करके एक्स स्क्वायर बनाया हुआ है, ठीक है। तो दिस इज हाउ आई मेड इट। अब आप यहाँ पे देख सकते हो, आपको एक चीज दिखेगी कि एक्स नॉट स्क्वायर और एक्स नॉट स्क्वायर दोनों तरफ क्या है, सेम है। तो अब जो आपके पास पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला बन रहा है, वो असल में क्या बन रहा है, वो आपके पास ये बन रहा है कि पोटेंशियल एनर्जी एंड एट एनी इंस्टेंट, अगर किसी और डिस्प्लेसमेंट के ऊपर निकालनी हो आपको, तो वो बराबर होगी हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर के। आपको अच्छे से पता है कि पोटेंशियल एनर्जी जो डिपेंड करती है वो आपके डिस्प्लेसमेंट के ऊपर डिपेंड करती है। इस वजह से आपकी कोई भी डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू होगी, आप वो यहाँ पे डालेंगे और आपके पास आराम से पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू निकल के आ जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से हम पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। इसके अलावा जो अगली चीज है जो पूछी जाती है, दैट इज कॉल्ड डैम्पिंग। तो डैम्पिंग क्या होती है? डैम्पिंग बेसिकली अगर हम बात करें तो आप लोग का क्या कॉन्सेप्ट है, डैम्पिंग का क्या मतलब होगा? आमना, एनीथिंग यू वुड लाइक टू ऐड? डैम्पिंग क्या होती है? जी आमना। हनान, आप कुछ ऐड करना चाहेंगे इसमें? डैम्पिंग क्या होती है? सर लाइक डैम्पिंग मैंने लाइक मतलब आई गेस थोड़ा बहुत मुझे यही पता है कि जो लाइक जो ऑसिलेटरी या फिर जो वाइब्रेटरी मोशन होता है उसमें थोड़ा रुकावट होता है। रुकावट तो होता है, हम उसे रोकने की कोशिश कर रहे हैं, हम उसे डैम्प करने की कोशिश कर रहे हैं, सही है। तो बेसिकली यस चाहते हैं कि हम वो चीज़ जो ऑसिलेट कर रही है वो ऑसिलेट ना करे, तो वही जी। चीज़ आपकी क्या हो जाएगी, वो डैम्पिंग कहलाती है आपकी, ठीक है। तो डैम्पिंग की अगर हम उसकी बात करें, तो हम बात करते हैं डैम्पिंग की। तो डैम्पिंग बेसिकली, इसके पहले हम डेफिनेशन के पर्सपेक्टिव से देखें, तो डैम्पिंग इज बेसिकली द एक्सपोनेंशियल डिक्रीज in amplitude of oscillation as energy is lost due to resistive forces like friction, air resistance, etc. तो डैम्पिंग बेसिकली आपका एक्सपोनेंशियल डिक्रीज इन एम्पलीट्यूड होता है, ठीक है। आपका एक्सपोनेंशियल डिक्रीज होता है एम्पलीट्यूड का, जो कि आप फेस कर रहे होते हो। और बेसिकली आपका एनर्जी लॉस हो रही होती है ड्यू टू द फ्रिक्शन एंड एयर रेजिस्टेंस, और इसी चीज को हम लोग जो है डैम्पिंग बोलते हैं। तो डैम्पिंग की ऑल टुगेदर जो है तीन टाइप्स होती है, ठीक है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ डैम्पिंग, ठीक है। डैम्पिंग की तीन टाइप्स होती हैं। नंबर वन, लाइट डैम्पिंग। अब लाइट डैम्पिंग क्या होती है, आहिस्ता 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 करके जो है आपका वो आपका डिक्रीज होता है। तो हम इसको इस तरह से लिखते हैं कि द ऑसिलेशन completes a number of oscillations before coming to rest। तो वो कई किस्म के ऑसिलेशंस करता है बिफोर कमिंग टू रेस्ट, ठीक है। अब इसमें क्या होता है आपका,
जैसे अगर हम इसको डायग्रामेटिकली थोड़ा बनाएं, डायग्रामेटिकली हम इसको इस तरह से बना सकते हैं। ठीक है, अब इसमें जो है एक खास बात ये होती है कि नॉर्मली नॉर्मली इसमें जो फ्रीक्वेंसी होती है, इसमें जो टाइम पीरियड होता है, या फिर इसका जो ओमेगा होता है, वो आपका सेम रहता है। इसकी सबसे बड़ी खुसूसियत ये थी, बाय द वे ये है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है। ठीक है, दूसरी जो कैटेगरी होती है वो हमारे पास होती है हैवी डैम्पिंग की। अच्छा जनाब आगे, सर ये रेजिस्टेंस कैसे पैदा होती है डैम्पिंग में? डैम्पिंग में अलग अलग तरीके से रेजिस्टेंस पैदा हो सकती है। जैसे मिसाल के तौर पे हम ना, अगर एक पेंडुलम है वो ऑसिलेट कर रहा है ना, तो अब क्या होता है, उसका एम्पलीट्यूड डिक्रीज होता रहता है ना आहिस्ता आहिस्ता करके, या नहीं होता? जी सर। तो वो एम्पलीट्यूड बट वो क्यों, तो लाइक नॉर्मली होता है ना, वो बिल्कुल लाइक। नॉर्मली होता है। तो नॉर्मली जो डिक्रीज हो रहा है वो एयर रेजिस्टेंस की वजह से डिक्रीज हो रहा है, तो इस वजह से एम्पलीट्यूड आहिस्ता आहिस्ता करके कम होता है। तो ये इसका पार्ट ऑफ अ लाइट डैम्पिंग। दूसरी जो हम एग्जांपल ले सकते हैं इसके ठीक है अंदर, सर। वो आप ले सकते हो जैसे मिसाल के तौर पे दरवाजों पे जो डैम्पर लगे होते हैं ऊपर, ताकि दरवाजा आहिस्ता आहिस्ता करके बंद हो। वरना दरवाजा क्या करेगा, दरवाजा तेजी से बंद हो जाएगा तो वो हर्ट कर सकता है। तो वहां पे भी डैम्पर्स लगे होते हैं। इसके अलावा जो आपकी गाड़ी होती है, कार्स होती हैं, उसके जो टायर्स होते हैं उसके अंदर बड़े मोटे मोटे स्प्रिंग लगे होते हैं, जो कि जंप कहलाते हैं आपके ना। तो वो जंप का क्या पर्पस होता है कि जब आपकी गाड़ी जो है किसी किस्म की बम्प के ऊपर से गुजरे, तो वो जो है ऑसिलेट ही करती ना रहे, आपको ऊपर नीचे फील ऐसा नहीं होता रहे कि भाई आप जो है सिर्फ ऑसिलेट कर रहे हैं, मतलब वाइब्रेट ना होते रहे हम लोग। ठीक है, तो वो क्या करता है, वो फिर उसको डैम्प आउट करता है, उस गाड़ी को अपनी नॉर्मल पोजीशन पे वापस से क्या, तो इसका ये पर्पस होता है। ठीक है, तो ओके सर। ये मुख्तलिफ एग्जांपल्स थी जो मैंने आपको डैम्पिंग के पर्सपेक्टिव से दे रहा था। अब इसमें जो है हम लिखेंगे, अगली जो है वो है हैवी डैम्पिंग। हैवी डैम्पिंग जो होती है वो क्या होती है, हम उसको डिस्कस करते हैं। तो हैवी डैम्पिंग हम जो विद रिस्पेक्ट टू अगर डेफिनेशन लिखेंगे, तो ये असल में थोड़ा सा तेजी से जो है वो नीचे की तरफ लेके आती है चीज़ों को, या इसको ऑसिलेट नहीं करने देती। तो ऑसिलेटर कम्स टू रेस्ट विदाउट completing any oscillation, any oscillation in a long period of time। ठीक है, अब यहाँ पे जो है एक छोटा सा एक और इसके बाद आती है, वो क्रिटिकल डैम्पिंग होती है, लेकिन मैं तब डिस्कस करूंगा क्रिटिकल डैम्पिंग को जब मैं इंशाल्लाह भी थोड़ी देर में पढ़ाता हूँ आपको। तो हैवी डैम्पिंग को अभी हम डिस्कस कर रहे हैं बेसिकली। तो हैवी डैम्पिंग यहाँ पे हमारी डिस्प्लेसमेंट आ जाएगी, डिस्प्लेसमेंट आ जाएगी, और यहाँ पे हमारा टाइम आ जाएगा। ठीक है, और तो हैवी डैम्पिंग हमारी इस तरह से काम करती है बेसिकली। ठीक है, तो लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम लगता है इसे और बेसिकली नीचे तक आने में। और एक चीज होती है क्रिटिकल डैम्पिंग, ये तीसरी हमारी कैटेगरी है, क्रिटिकल डैम्पिंग। तो क्रिटिकल डैम्पिंग जो होती है हमारी वो क्या होती है, क्रिटिकल डैम्पिंग होती है द ऑसिलेटर comes to
rest without completing any oscillation within minimum time। तो मिनिमम टाइम के अंदर जितनी वो जल्दी ऑसिलेशन खत्म कर दे उतना ही उसके लिए बेहतर होता है। तो विदाउट एनी ऑसिलेशन ऑफ कोर्स। तो जरा सॉरी मैं कलर नहीं करना था, कॉपी करना है। तो इसमें जो है सिर्फ इसकी जो चेंजिंग होती है वो हमारी ग्राफ की होती है, और ग्राफ में जो वो इस तरह से करता है वो ड्रॉप आउट इस तरह से कर देता है। वो कहता है मिनिमम टाइम में जल्द अज जल्द जो है आपका खत्म हो जाए, कोई प्रॉब्लम ना हो। अच्छा जी, इसके बाद हमने कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं उसको डिस्कस करना है। वो जो टर्मिनोलॉजीज हैं, सबसे पहली जो टर्मिनोलॉजी है वो हमारी टर्मिनोलॉजी है फ्री ऑसिलेशन की। ठीक है, तो फ्री ऑसिलेशन का क्या मतलब होता है? हमारी वो ऑसिलेशन जो कि डैम्पिंग के बगैर, विदाउट डैम्पिंग के बगैर जो हमारी ऑसिलेशन होती है दैट इज कॉल्ड अ फ्री ऑसिलेशन। दूसरी चीज होती है हमारी नेचुरल फ्रीक्वेंसी। नेचुरल फ्रीक्वेंसी क्या होती है हमारी? नेचुरल फ्रीक्वेंसी ये होती है फ्रीक्वेंसी ऑफ फ्री ऑसिलेशन। हमारी फ्री ऑसिलेशन की जो फ्रीक्वेंसी होती है, ठीक है, वो हमारी नेचुरल फ्रीक्वेंसी कहलाती है। और तीसरी जो टर्मिनोलॉजी है वो है हमारी फोर्स्ड ऑसिलेशन। फोर्स्ड ऑसिलेशन क्या होता है भाई? ये एक ऐसी ऑसिलेशन होती है जो जबरदस्ती आप जो है फोर्स लगा के कराई जाती है। द ऑसिलेशन विच requires a constant periodic force called ड्राइविंग फोर्स। आपकी वो फोर्स जो कि आपकी ऑसिलेशन करवाती है वो कहलाती है आपकी ड्राइविंग फोर्स। अब इसकी छोटी सी मैं मिसाल दूं जरा। एग्जाम्पल हम इस तरह से ले सकते हैं कि अगर आप लेट से टेबल के कॉर्नर के ऊपर हैं और वहां पे आप एक स्केल को पकड़ते हैं इस तरीके से कि जो स्केल है उसको आपने थोड़ा सा पकड़ा हुआ है और दूसरी तरफ जो है वो हवा के अंदर जो है आराम से मतलब तहलील हुआ हुआ है या हवा के अंदर रुका हुआ है। अच्छा, आप क्या करते हैं, उसे ठक करके वाइब्रेट करते हैं, टंग। अब वो वाइब्रेट करता हुआ आपको दिखता है स्केल। अच्छा, ये जो वाइब्रेट करता हुआ आपको दिख रहा है स्केल, आपने सिर्फ एक दफा फोर्स लगाई थी और ये खुद वाइब्रेट कर रहा है, ये कहलाती है इसकी फ्री ऑसिलेशन, या इसकी जो ये फ्रीक्वेंसी है जिस फ्रीक्वेंसी से ये वाइब्रेट कर रहा है ये कहलाती है नेचुरल फ्रीक्वेंसी। अब एक और मिसाल लेते हैं। अच्छा, एक दूसरी मिसाल देने से पहले मैं एक चीज समझाना चाहता हूँ कि हर जो चीज पैदा हुई है या हर जो चीज जो एग्जिस्ट करती है उसकी अपनी खुद की एक नेचुरल फ्रीक्वेंसी होती है। तो हर चीज की अपनी एक नेचुरल फ्रीक्वेंसी होती है जो कि उसकी डिफरेंट होती है और नॉर्मली डिफरेंट होती है बाकी दूसरी फ्रीक्वेंसी से। तो हर चीज की नेचुरल फ्रीक्वेंसी एग्जिस्ट करती है। और एक चीज होती है आपकी फोर्स्ड ऑसिलेशन। ठीक है, अब फोर्स्ड ऑसिलेशन क्या होती है? फोर्स्ड ऑसिलेशन ये होती है कि भाई
जबरदस्ती की ऑसिलेशन करवाना। मिसाल के तौर पे अब मैं बस के अंदर ट्रैवल कर रहा हूँ या मैं किसी गाड़ी के अंदर ट्रैवल कर रहा हूँ या किसी भी चीज, तो होता क्या है, कोई जंप आती है या कुछ होता है या फिर इंजन वाइब्रेट करता है, तो आप देखते होंगे कि आपके हाथ की भी हल्की हल्की वाइब्रेशंस हो रही हैं। अब आपकी बॉडी वाइब्रेट नहीं करना चाहती है, लेकिन इट्स बीइंग फोर्स टू वाइब्रेट। वो फोर्स की जा रही है वाइब्रेट करने के लिए। अब जो ये फोर्स की जा रही है वाइब्रेट करने के लिए, तो इसको हम बोलते हैं फोर्स्ड ऑसिलेशन। तो दो चीज हमने पढ़ ली। एक चीज हमने पढ़ी नेचुरल फ्रीक्वेंसी के पर्सपेक्टिव से, और एक हमने फोर्स्ड ऑसिलेशन के पर्सपेक्टिव से एक चीज को गो थ्रू किया। आई होप ये दोनों पार्ट क्लियर हो गए होंगे। इन केस अगर ये अभी क्लियर नहीं हुआ तो आप इसमें क्वेश्चन अभी पूछ लें मुझसे, ताकि मैं अगला जो पार्ट रेजोनेंस का है, जो इससे बिल्कुल ही लिंक करता है, उसको समझा सकूं आपको। तो एनी क्वेश्चंस अप टिल हियर प्लीज। हाँ जी, हनान या फिर आमना, एनी क्वेश्चंस? No sir, no questions. चलो ठीक है। तो अगली जो चीज है, जो चीज हमने डिस्कस करनी है, दैट इज कॉल्ड रेजोनेंस। ठीक है, एक चीज है जिसको हम क्या बोलते हैं, रेजोनेंस बोलते हैं। ठीक है, अब रेजोनेंस क्या होती है? रेजोनेंस होती है व्हेन फ्रीक्वेंसी ऑफ ड्राइविंग फोर्स, जो हमारी ड्राइविंग फोर्स है, जो कि फोर्स ऑसिलेशन कराती है, ड्राइविंग फोर्स बिकम्स इक्वल टू नेचुरल फ्रीक्वेंसी। जो कोई भी आपके ऑसिलेटर है उसके नेचुरल फ्रीक्वेंसी के बराबर आ जाए, देन ऑसिलेटर, जो आपका ऑसिलेटर होता है, वाइब्रेट्स एट मैक्सिमम एम्पलीट्यूड। वो आपके मैक्सिमम एम्पलीट्यूड पे क्या करता है, वाइब्रेट करता है, एंड दिस इज कॉल्ड रेजोनेंस। ये हमारी रेजोनेंस। रेजोनेंस के पर्सपेक्टिव से एक छोटी सी बात मैं आपको वाकया सुनाता चलो, जो हमारे टीचर्स भी हमें सुनाया करते थे। तो ड्यूरिंग द वर्ल्ड वॉर, जब जर्मनी, आई गेस जर्मनी की ही फोर्स थी या रशिया की फोर्स थी, तो वो लोग क्या कर रहे थे कि वो जो है ना एक जंगल से गुजर रहे थे। तो होता क्या है, जब वो जंगल से गुजरते हैं तो आपको पता है जंगल के बीच में जो एक पुल बनता है, जो कि लकड़ी का पुल होता है। अब आपको पता है फौजी जितने भी होते हैं वो मार्च करते हुए जा रहे होते हैं, तो सब एक साथ स्टेप लगाते हैं, सब एक साथ स्टेप उठाते हैं, तो ये सूरत हाल चल रही थी। अब क्या हुआ, वो पुल से गुजरना शुरू करे, वो पुल पे भी मार्च करना शुरू कर दी उन्होंने, मार्च करते हुए गुजर रहे थे। अब क्या हुआ कि वो जब पुल पे मार्च कर रहे थे तो सारे एक साथ फोर्स लगा रहे थे, सारे एक साथ पांव उठा रहे थे, तो हुआ क्या, वो जो पुल था वो वाइब्रेट जोर जोर से करने लग गया। अब जब वो पुल तेजी से वाइब्रेट करने लग गया तो हुआ क्या, तो वो पुल इतना तेज वाइब्रेट करा कि भाई उसकी जो तारे हैं वो टूट गए। वो तारे टूटने के बाद वो सारे के सारे फौजी जो है उनके खेतों से में वो जो खाई थी, जो इसकी डीप क्या बोलते हैं उसे, पता नहीं क्या बोलते हैं, डेप्थ जो थी उसके अंदर गिर गए और सब वहीं पे जो ना मर गए वो। अब तो उसके बाद से, तो ड्यूरिंग द वॉर ये बात इन्होंने तय कर ली, और ये वॉर मतलब चीजों के अंदर शामिल हो गया, स्ट्रेटेजीज के अंदर शामिल हो गया, कि जब कभी आप पुल के ऊपर से गुजरेंगे, आपने मार्च नहीं करनी, आप चलते हुए गुजरेंगे। तो नेचर से कोई नहीं लड़ सकता, चाहे आप कितने भी बड़े फौजी हैं, चाहे आप कितने भी बड़ी चीजें, आपने नेचर के हिसाब से ही चीजों को लेके चलना है। तो वो चीज जो खिलाती है ये आपके रेजोनेंस खिलाती है। तो अच्छा, रेजोनेंस में होता क्या है? रेजोनेंस में होता ये है, मैं आपको एक छोटी सी मिसाल दूं ताकि आपके और बात समझ में आए, क्लैरिटी आए। रेजोनेंस के अंदर क्या होता है, मिसाल के तौर पे ये आपका जो है एक किस्म का एक ऑसिलेशन है। अच्छा एक काम करता हूँ, मैं पेंडुलम को यहाँ से उठाता हूँ। मेरा पेंडुलम ये रहा,
ये रहा पेंडुलम। तो मैं यहाँ से इस पेंडुलम को अपना पिकअप कर लेता हूँ, कॉपी, ठीक है। अब इसको इरेज करते हैं हम, और यहीं पे हम अपना चीज़ों को पेस्ट करते हैं, ठीक है। अब होता क्या है, देखो, इरेज करते हैं इसे, अपनी एच वाली लाइन को, हाइट वाली लाइन हमें नहीं चाहिए। अब मिसाल के तौर पे ये पेंडुलम क्या कर रहा है, ये पेंडुलम इस तरीके से ऑसिलेट कर रहा है, ठीक है। पहले यहाँ जाएगा, फिर यूं जा रहा है, फिर इस तरह से जा रहा है, ठीक है। अब ये आराम से अपनी जिंदगी में ऑसिलेट कर रहा है, जिंदगी में इसको कोई गम नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अपना मस्त होकर ऑसिलेट कर रहा है एक आइडियल सिचुएशन के अंदर, जहां कोई एयर रेजिस्टेंस मौजूद नहीं है। हम यहाँ पे क्या कंसिडर कर रहे हैं, देयर इज नो एयर रेजिस्टेंस प्रेजेंट। अब कोई किसी किस्म की एयर रेजिस्टेंस प्रेजेंट नहीं है, तो ये अपना क्या करता रहेगा, हमेशा हमेशा ये अपना ऑसिलेट करता रहेगा। तो भाई होता क्या है कि आप किसी को परेशानी होती है इसके ऑसिलेट करते हुए, तो किसी ने क्या करा कि जैसे ही ये पेंडुलम ओ पे आके इस तरफ जाने लगता है, तो ये ओ के ऊपर इस पेंडुलम को क्या लगा देता है, एक फोर्स लगाता है, ठीक है। अब पेंडुलम क्या करेगा, जब इसके ऊपर फोर्स लगेगी, आपको क्या लगता है क्या करेगा, पेंडुलम क्या इतनी ही हाइट पे जाएगा या इससे ज्यादा वाली हाइट पे जाएगा? जी आमना, आपको क्या लगता है, ऊपर जाएगा या फिर वो उतनी ही ए वाली हाइट के ऊपर ही जाएगा सिर्फ? सर ऊपर जाएगा। ऊपर जाना चाहिए, ठीक है। यानी उसका एम्पलीट्यूड क्या हो गया, उसका एम्पलीट्यूड आपने बढ़ा दिया, इंक्रीज कर दिया, बढ़ा दिया है, ठीक है। इस तरीके से वो अपना वापस से यूं जाएगा, और फिर जब ऐसे दोबारा यहाँ पे आया तो एक और बंदे ने धक्का लगा दिया उसको उस तरह, तो इसका एम्पलीट्यूड और मजीद क्या हो जाएगा, इसका एम्पलीट्यूड और मजीद अब इंक्रीज हो जाएगा। तो ये जो चीज है आप कर रहे हो, अब इसकी जो फ्रीक्वेंसी है, आपने अपनी फोर्स की फ्रीक्वेंसी को इसकी फ्रीक्वेंसी के साथ क्या कर दिया, हार्मोनाइज कर दिया, एक ही फ्रीक्वेंसी के ऊपर लेके आ गए। जब आप इसको एक ही फ्रीक्वेंसी के ऊपर लेके आते हो, तो ये जो कॉन्सेप्ट होता है इसके एम्पलीट्यूड बढ़ने का, इसका हम नाम रखते हैं रेजोनेंस। तो जो आप फोर्स लगा रहे हो वो आपकी ड्राइविंग फोर्स है, उसकी फ्रीक्वेंसी, उसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी जो ऑसिलेटर है उसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी से क्या हो गई, बराबर हो गई। नतीजा क्या निकला कि आपका जो भी चीज है वो जोर जोर से अपनी एम्पलीट्यूड को इंक्रीज करने लग गया, एंड दिस इज कॉल्ड द रेजोनेंस। रेजोनेंस का नॉर्मली जो है एक ग्राफ बनाया जाता है, और वो ग्राफ क्या बनाया जाता है, वो इस तरह का ग्राफ होता है आपका, जो सीआई के अंदर भी एक मार्क का बहुत ज्यादा पूछा जाता है, ठीक है। तो एक तरफ आपका एम्पलीट्यूड होता है, और दूसरी तरफ जो होती है आपकी फ्रीक्वेंसी होती है, ठीक है। तो यहाँ पे जो होता है आपकी, ये आपकी एफ नॉट यानी नेचुरल फ्रीक्वेंसी होती है। तो नॉर्मली जो एम्पलीट्यूड आपका वेरी करता है वो इस तरीके से वेरी करता है, इस तरह से, ठीक है। तो हम इसके इस तरह से, मैंने थोड़ा सा ज्यादा बना दिया इसको, ये मुनासिब है, हाँ। तो इसमें एक चीज ऑब्जर्व की जा सकती है, वो क्या चीज ऑब्जर्व की जा सकती है, अच्छा हम इसको थोड़ा सा लेवल ये भी करें, ये चीज क्या है हमारी, ये चीज हमारी है नेचुरल फ्रीक्वेंसी, एफ नॉट क्या हमारी नेचुरल फ्रीक्वेंसी है हमारी, ठीक है भाई। तो जब हमारी जो है ये जो ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी है, ये अब यहाँ पे ये वाली जो फ्रीक्वेंसी है, ये जो हम देख रहे हैं यहाँ पे कोने के ऊपर, ये हमारी ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी है। जब हमारी ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी हमारी नेचुरल फ्रीक्वेंसी के बराबर आ जाती है, तो आपका जो एम्पलीट्यूड है वो एम्पलीट्यूड क्या हो जाता है आपका, वो आपका एम्पलीट्यूड मैक्सिमम हो जाता है, और इस तरीके से आपके रेजोनेंस होती है, ठीक है। तो ये हमारा जो है बेसिकली, तो वो क्या करता है, वो इस तरह का ग्राफ आपको दे देता है, वो बोलता है भाई बताओ कॉन्सेप्ट कौन सा लग रहा है यहाँ पे, तो आप बोलोगे भाई यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट आपका लग रहा है ना, ये आपका कॉन्सेप्ट कहलाता है रेजोनेंस का कॉन्सेप्ट, ठीक है जी। एक और चीज, मिसाल के तौर पे इसी रेजोनेंस के अंदर जो है, अब हम क्या कर सकते हैं, डैम्पिंग को इंक्लूड कर सकते हैं। किस तरह इंक्लूड करेंगे मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, अब मिसाल के तौर पे हम यहाँ से अपने ग्राफ को उठाते हैं यहाँ पे, ठीक है, और हमें पता है कि भाई हमने रेजोनेंस की चीज़ों को यहाँ पे कवर अप कर लिया है।
ना ना डिस्कनेक्ट हो गए थे। जी सर। अनन मैं जो ना वीडियो ऑलरेडी रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो इसको तुम बाद में देख लेना, ठीक है? मैं लिंक भेज अच्छा दूंगा अच्छा अभी सर। तुम्हें, ताकि तुम्हारी जो भी चीज़ मिस हुई है तुम उसको कवर अप कर सको। अच्छा, अब नॉर्मली जब आपका बिल्कुल ही नॉर्मल केस है, कोई प्रॉब्लम नहीं है आपका, तो आपको जो आपकी जो फ्रीक्वेंसी है, जो कि आपकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी है, उसके ऊपर जो आपका एम्पलीट्यूड आ रहा है वो आपका मैक्सिमम एम्पलीट्यूड आ रहा है। लेकिन फिर क्या होता है, जब आपकी डैम्पिंग आना शुरू होती है, तो डैम्पिंग आपका क्या करती है, डैम्पिंग जो है इसको थोड़ा सा जो है चेंज करती है। मिसाल के तौर पे अगर लाइट डैम्पिंग होगी तो लाइट डैम्पिंग एम्पलीट्यूड को बस डिक्रीज करेगा, ठीक है? अगर मिसाल के तौर पे थोड़ी लाइट से ज़्यादा हैवी होगी, तो हैवी से इस तरह से आएगा, और अगर इनकेस क्रिटिकल डैम्पिंग होगी, तो क्रिटिकल डैम्पिंग आपका इस तरह का शेप आपको देती है। तो अब आप एक चीज़ नोटिस कर सकते हो, वो चीज़ क्या नोटिस कर सकते हो, वो ये चीज़ नोटिस कर सकते हो। अच्छा, मैं थोड़ा सा लेबलिंग भी कर दूं यहाँ पे, कि आपकी जो रेड लाइन है, रेड, वो आपकी शो कर रही है लाइट डैम्पिंग को, ठीक है? वो लाइट डैम्पिंग को शो कर रही है, और इसके अंदर जो आपका बेसिकली जो रेजोनेंस है वो एफ नॉट के ऊपर ही हो रही है। जो आपका पर्पल कलर है वो आपकी हैवी डैम्पिंग को शो कर रहा है, ठीक है? अब यहाँ पे जो बेसिकली रेजोनेंस हो रही है वो आपकी लेस देन एफ नॉट में हो रही है, और तीसरी जो है आपकी वो ग्रीन है, ठीक है? और जो ग्रीन है आपकी वो क्रिटिकल डैम्पिंग को शो कर रहा है आपका, ठीक है? और यहाँ पे भी जो आपकी रेजोनेंस हो रही है वो लेस देन एफ नॉट ही हो रही है। तो आप एक चीज ऑब्जर्व ये कर सकते हैं कि भाई आपकी किस तरीके से लाइन जो हो रही है वो वेरी कर रही है, और इस लाइन की वेरिएशन को ड्रॉ करने के लिए हम एक डिफरेंट येलो कलर इस्तेमाल कर सकते हैं, कि आप देखें किस तरह ये पीछे की तरफ जा रही है, ठीक है? अब मुझे नहीं पता ये आप लोगों को कितना समझ में आ पा रहा है, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि इसको कोई थोड़ा प्रोमिनेंट कलर इस्तेमाल कर सकूँ, और ज़्यादा प्रोमिनेंट कलर मेरे हिसाब से जो होगा वो आपका डार्क येलो में भी अच्छा कलर मिल जाए। ऑरेंज मुनासिब है, इस तरीके से ये आपका वेरी कर रहा है, ठीक है? मतलब ये लेफ्ट की तरफ जा रहा है, लेस देन एफ नॉट की तरफ जा रहा है। तो ये भी सीआई का एक क्वेश्चन होता है, इसमें भी इस तरीके से आपको पूछा जाता है डैम्पिंग के रिलेटेड, और आपका रेजोनेंस के पर्सपेक्टिव से। तो जो आपकी एफ नॉट की फ्रीक्वेंसी है वो जिस तरीके से वो चेंज हो जाती है, या ये बोल सकते हैं कि वो आपका जो रेजोनेंस की फ्रीक्वेंसी वो आपकी चेंज हो जाती है वंस डैम्पिंग स्टार्ट्स टू कम इन टू द रेजोनेंस पार्ट एज वेल, ठीक है? तो ये बेसिकली इसका ऑसिलेशन वाला पार्ट था, और अपना एस एच एम यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट क्लास के अंदर मैं जो है इसके पास्ट पेपर्स को डिस्कस करूँगा, इसके मुख्तलिफ जो क्वेश्चन हैं उसको हम देखेंगे, और फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह हम जो है आई गेस अब बराबर आ चुके हैं। हनान बेटा, आपका जो है कॉलेज के अंदर, ये बताइए मुझे कहाँ पे हैं आप लोग कॉलेज के अंदर? हमने लाइक ये ऑसिलेशन कंप्लीट कर लिया है, हमने उसके आगे थर्मल भी कंप्लीट कर लिया है। अब आई गेस